ध्रुव राठी का एक नया एंगल आया है ईरान वॉर के ऊपर। इंडिया इस वॉर को ना रुकवाने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान की कितनी तारीफ करी है और उनके सक्सेस के ऊपर एक नया वीडियो बनाया है। भाई न्यूक्लियर बॉम्ब इतना इजीली डिप्लॉय नहीं कर सकता। अमेरिका के कुछ टुकड़ियों ने उस पे फायरिंग करी थी, उसके शिप पे फायरिंग करी थी, जिस वजह से परेशान होके वॉर को किसी भी एंगल से किसी भी देश के खिलाफ हो या आप किसी भी देश को सपोर्ट कर रहे हो, वॉर कभी भी गुड चॉइस या फर्स्ट चॉइस नहीं होता, किसी भी देश के लिए नहीं होता। अगर ईरान पहले पहुंच जाता तो एक अमेरिका का कर्नल ईरान के हाथों में होता, ट्रम्प के लिए इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होती कि पूरे वॉर का रूल ही बदल जाता। ये एयरमैन जो नीचे गिरा था 24 घंटों से ज्यादा तक एनिमी लाइंस के अंदर अकेला छिपा रहा। इजेक्शन में आई चोटों के बावजूद ये 7000 फीट की ऊंचाई तक चढ़कर गया, हाइक करा और वहां जाकर एक पहाड़ की दरार में छिप गया। इमरजेंसी के सिचुएशंस में यही प्रोटोकॉल है कि अपने आसपास के एरिया में जो भी सबसे ऊपर वाली जमीन दिखे वहां पर जाकर छुप जाओ। यहाँ इसलिए सिर्फ 3 शब्द का एक रेडियो मैसेज भेजा, गॉड इज गुड। यहाँ पर फिर एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। सबसे पहले सीआईए ने एक डिसेप्शन कैंपेन शुरू करी। ईरान के अंदर ये गलत जानकारी फैलाई कि उस फाइटर जेट के दोनों लोगों को पहले ही रेस्क्यू कर लिया जा चुका है, ताकि ईरानियन फोर्सेस उस एयरमैन को ढूंढना बंद कर दें। जिसके बाद सीआईए ने उस एयरमैन की एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई किया और मिलिट्री के साथ शेयर की। जिसके बाद डेल्टा फोर्स और नेवी सील 6 के सैकड़ों जवान ईरान में दाखिल हुए। यूएस प्लेन्स उस एरिया में स्ट्राइक्स करते हैं ताकि ईरानियन फोर्सेस पहले ना पहुंचे और अंत में एयरमैन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। That is very good। और ये अमेरिका का बहुत ही खास बात है कि वो अपने किसी भी सोल्जर को कहीं फंसने नहीं देता। ये इसमें क्या चीज है, हो सकता है कि उस आदमी को या उस सोल्जर को अपोजिशन के या फिर जो एनिमी है उनके द्वारा कैप्चर होने का डर हो, या उनके थ्रू कुछ निकलवा सकते हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट चीजें होती हैं जो उगल सकता है, वो बता सकता है। यहाँ पे अमेरिका बड़े ही खूबसूरती से ये काम करता है। और सिर्फ इस केस में नहीं, बहुत सारे ऐसे केस है, बहुत सारे ऐसी लड़ाई हुई है और इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ अमेरिका ने ही की है। तो जाहिर सी बात है कि नुकसान तो अमेरिका का ही हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा। और इस चीज को सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उनको बचाना बड़ा ही लाजमी है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की। डेडलाइन खत्म होने के सिर्फ 90 मिनट्स पहले ईरान और अमेरिका ने 2 हफ्ते का सीज फायर एग्रीमेंट अनाउंस किया। ये वाली चीजें तो हुई थी। ये थी कि ये सीज फायर पाकिस्तान ने कराया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक डायरेक्ट चैनल खुल गया, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया। इस सीज फायर एग्रीमेंट में लिखा गया था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलेगा, जिसके बदले अमेरिका 2 हफ्ते तक ईरान पर कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करेगा, पर एक परमानेंट सीज फायर के लिए 10 अप्रैल को पाकिस्तान में बातचीत हुई। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के लिए एम्बैरेसिंग हुआ ये कि सीज फायर अनाउंस होने के कुछ ही घंटे के अंदर 8 अप्रैल को इजराइल ने लेबनान में 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स कर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि यूएस और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसमें लेबनान शामिल नहीं, तो मैं यहाँ बॉम्ब गिरा सकता हूँ। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी कहा कि अमेरिका ने तो कभी सीज फायर में लेबनान को शामिल करने का वादा किया ही नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो पोस्ट किया था सीज फायर को लेकर, जो स्टेटमेंट जारी करी थी, उसमें साफ लिखा हुआ था कि इस सीज फायर में लेबनान और बाकी सभी देश भी शामिल होंगे। इसी कारण से इसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरगची ने शरीफ को कोट करते हुए कहा कि अमेरिका को फैसला करना हो, या तो सीज फायर करो या इजराइल के जरिए वॉर जारी रखो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। सीज फायर पर यह कंफ्यूजन जारी रहता है। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में यूएस ईरान की स्टॉक शुरू होती, दोनों साइड्स के बीच 21 घंटे तक बातचीत चली, जिसमें ईरान ने 10 पॉइंट पीस प्रपोजल रखा। इसमें ईरान की डिमांड्स थी कि उस पर लगी सारी सैंक्शंस हटा दी जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल रिकॉग्नाइज किया जाए और यूएस फोर्सेस मिडिल ईस्ट से विथड्रॉ कर लें, और सबसे इंपॉर्टेंट ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के राइट को एक्सेप्ट किया जाए। ट्रंप के मुताबिक ज्यादातर पॉइंट्स पर सहमति बन गई थी। वो पॉइंट जो सबसे ज्यादा मैटर करता था, न्यूक्लियर पावर को लेकर, उस पर कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अमेरिका कभी न्यूक्लियर के लिए अलाउड करेगा ही नहीं। एग्रीमेंट नहीं हो पाया। टाइम्स के मुताबिक अमेरिका चाहता था कि ईरान 20 साल तक अपनी सारी न्यूक्लियर एक्टिविटी को सस्पेंड कर दे, लेकिन ईरान सिर्फ 5 साल तक न्यूक्लियर एक्टिविटी सस्पेंड कर, मतलब जाहिर सी बात है। लेकिन तुरंत बाद ट्रंप ने अनाउंस किया कि यूएस नेवी अब ईरानियन फोर्स का कंप्लीट ब्लॉकेड शुरू करेगी।
अब यहाँ पर एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दो ब्लॉकेड्स लग गए। ईरान हॉर्मुज को बंद करने के बाद भी चाइना जैसी अपनी फ्रेंडली कंट्रीज का ऑयल यहाँ से पास होने दे रहा, लेकिन अब इस अमेरिकन ब्लॉकेड के जरिए अमेरिका चाहता था कि चाइनीज शिप्स के पास ना चल पाए। इसे लेकर चाइना ने भी अमेरिका को वार्निंग दी कि वो ईरान और उसके रिश्तों में दखल ना दे। ईरानियन पोर्ट्स का ब्लॉकेड शुरू होने के बाद अमेरिका ने लगभग 13 शिप्स को रोका या रिडायरेक्ट, लेकिन 17 अप्रैल अचानक से ईरान अनाउंस करता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब कंप्लीटली ओपन है। एटलीस्ट जब तक के लिए सीज फायर चल रहा है तब तक के लिए ये स्टेट खुल चुका है। इसके बाद ऑयल प्राइसेस में तुरंत 10% की गिरावट हुई। हालांकि अगले ही दिन ईरान ने यू टर्न ले लिया और कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक डील नहीं खुला। इस पूरी वॉर में दोस्तों जो कुछ अभी तक हुआ है उस सब में इंडिया का भी एक बड़ा नुकसान हुआ। ये पॉइंट इंडिया की सबसे बड़ी पुलिस नेगोशिएशन करवा रहा था, वो काम जो आइडियली इंडिया जैसे देशों को करना चाहिए। द फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान को बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।